में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक हुई और ये बैठक करीब 5.5 घंटे चली। तो वहीं खिलाड़ियों के समर्थन में खापों की भी महापंचायत हुई। पहलवानों और सरकार के बीच में लगातार संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी खिलाड़ियों की बैठक हुई। ये मीटिंग लगभग 5.5 घंटे चली। हालांकि बैठक में विनेश फोगाट शामिल नहीं हुई। पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक के बाद बजरंग पूनिया ने बताया कि कुछ बिंदुओं पर सरकार के साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि सरकार 15 जून तक जाँच का स्टेटस बताएगी। जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बात हुई है, जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ कि 15 तारीख तक 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोजल कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी है, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे कि ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है। तो वो चीजें ये ली भाई, चलो भाई। गिरफ्तारी पर क्या बात हुई? देखिए वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। तो वहीं इस मसले पर कुश्ती खिलाड़ियों के पक्ष में हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव में सर्व खाप महापंचायत भी हुई, जिसमें तकरीबन 40 खापों के प्रतिनिधियों का सुझाव सुनने के बाद 21 सदस्यीय की एक कमेटी बनाई गई। 21 सदस्यीय कमेटी ने फैसला लिया कि सारे देश और पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी हो। सारी खापें और 36 बिरादरी 24 घंटे किसी भी निर्णय के लिए तैयार होंगी। देश की सभी फेडरेशन राजनीति मुक्त हों। मामले में केंद्र सरकार अब समाधान का मूड बना चुकी है, तो वहीं पहलवान है कि अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इसके साथ ही खाप पंचायत पहलवानों का लगातार समर्थन कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देते हुए कई फसलों पर एमएसपी की जो है बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि ये जो बढ़ोतरी है वित्त वर्ष 2023-24 की खरीफ की फसलों के लिए की गई है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देते हुए कई फसलों पर एमएसपी में इजाफा किया गया है। ये बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2023-24 की खरीफ की फसलों के लिए की गई है। मोदी सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक तुअर दाल की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि धान, मक्के और मूंगफली की एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे देश में बड़े स्तरों पर किसानों को लाभ होगा और नई फसल के लिए अच्छे दाम भी मिल पाएंगे। सरकार ने खेती की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए किसानों के हित में ये फैसला लिया है। वृद्धि की गई है, वो वृद्धि अगर हम अलग अलग जो क्रॉप्स देखें उसमें मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है, निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार से जो ग्राउंडनट है उसमें भी 9% की वृद्धि हुई है और अब 6,357 रुपए ग्राउंडनट की एमएसपी रहेगी। सेसमम सीड जो है, सेसमम में भी 10.3% की वृद्धि की गई है। 8,635 रुपए उसका एमएसपी तय किया गया है। और पैडी जो साधारणतः बड़े मात्रा में उत्पादन होता है, पैडी की एमएसपी में 7% की वृद्धि की गई है। कॉमन ग्रेड में 2,183 रुपए 2183 प्रति क्विंटल और पैडी ग्रेड ए में 2,203 रुपए
प्रति क्विंटल की नए निर्धारित एमएसपी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने 2023-24 के लिए फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है। इस हिसाब से पिछले वर्ष एमएसपी क्या थी और इस वर्ष एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस बारे में जानते हैं। धान सामान्य पिछले वर्ष 2040, इस वर्ष 2183, 22-23 की तुलना में 143। धान ग्रेड ए 2060, 2203, 143। ज्वार हाइब्रिड 2970, 3180, 210। बाजरा 2350, 2500, 150। मक्का 1962, 2090, 128। मूंग 7755, 8558, 803। उड़द 6600, 6950, 350। मूंगफली 5850, 6377, 527। सूरजमुखी बीज 6400, 6760, 360। सोयाबीन पीला 4300, 4600, 300। मोदी कैबिनेट की ओर से मूंग की एमएसपी में सर्वाधिक 803 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसके मूंग पर एमएसपी 8558 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इस बढ़ी हुई एमएसपी की दरों से जो किसानों को काफी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में इस वर्ष 2023-24 में जो है एमएसपी की जो बढ़ोतरी की गई है ये काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने गुरुग्राम मेट्रो विस्तार को हरी झंडी देकर गुरुग्राम की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी मोहर लगा दी। आपको बता दूं, द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम हुडा सिटी सेंटर और हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी को यह कनेक्ट करेगा। पूरा ये एलिवेटेड मोड पर बनेगा और साथ ही साथ करीबन 5400 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, जिसका फायदा गुरुग्राम की जनता को मिलेगा। केंद्र सरकार ने गुरुग्राम में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि मेट्रो विस्तार से रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि मेट्रो लाइन के इस विस्तार से 2030-31 तक 17 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। ये लगभग 5453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे हरियाणा के खासतौर पे गुरुग्राम के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा ही। लगभग 7.5 लाख अनुमानित है रोज यातायात करेंगे इस मेट्रो लाइन पे। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार से काफी फायदा होने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर से द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है। पूरी तरह से एलिवेटेड इस प्रोजेक्ट पर करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई सीसीईए की मीटिंग में शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम में करीब 28.5 किलोमीटर का मेट्रो विस्तार होगा और इसमें 27 स्टेशन होंगे। आगामी कुछ सालों में इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। इससे हरियाणा और खास तौर पर गुरुग्राम के साथ दिल्ली के लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। मेट्रो विस्तार के नाते रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे नए गुरुग्राम को ओल्ड गुरुग्राम से भी जोड़ा जा सकेगा। इससे क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक विकास होना भी सुनिश्चित है। मेट्रो विस्तार की मंजूरी के बाद गुरुग्राम की जनता के चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि इसका सीधा फायदा गुरुग्राम की जनता को मिलेगा। साथ ही साथ विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे, जिससे कि लोग आर्थिक मजबूत होंगे। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में 1 किलोमीटर से ज्यादा स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, उसके लिए उन्हें सुविधा दी जाए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये निर्देश मंगलवार को प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते वक्त दिया। सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि छोटे वाहनों से छात्रों को आवागमन की सुविधा दी जाए। इस कार्य की समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल के एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो छात्रों को किराया देने के संबंध में भी एक प्लान तैयार किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रत्येक बच्चे की ट्रैकिंग कर रहा है। कहीं भी शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाले बच्चों को ट्रैक करके उन्हें स्कूलों में लाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के इस प्रयास से जो बच्चे दूर से आते हैं या फिर जो बच्चे स्कूल दूर होने की वजह से स्कूल नहीं आ पाते हैं, वो भी स्कूल आ पाएंगे और इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज गुरुग्राम में बर्लिन में ओलंपिक्स गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आम खिलाड़ियों के साथ साथ विशेष खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाएगी। गृह मंत्री अनिल विज गुरुग्राम के सेक्टर 14 के एक निजी स्कूल में पहुंचे। यहां वो बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले स्पेशल खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मेडलों की भूख केवल हरियाणा पूरी करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है और यही कारण है कि हरियाणा की खेल नीति को दूसरे प्रदेश भी लागू करते हैं। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार आम खिलाड़ियों के साथ साथ विशेष खिलाड़ियों का भी पूरा ध्यान रखती है। देखिए, हरियाणा खेलों की धरती है और यहाँ पर आम खिलाड़ियों को ही नहीं, जो विशेष खिलाड़ी हैं उनकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और मल्लिका नड्डा जी ने जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत है, सारे देश में ये सारे खिलाड़ियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि ये भी हमारे समाज के अंग हैं, हमें इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और ये वक्त की मांग। वही खिलाड़ियों और खेल मंत्री की बैठक पर अनिल विज ने बोलते हुए कहा कि बैठक से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। देखिए, बातचीत से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जब बातचीत हो रही है तो मुझे आशा है कि ये मामला रिजोल्व होगा। देखिए, बातचीत से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जब बातचीत हो रही है तो मुझे आशा है कि ये मामला रिजोल्व होगा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी पहलवानों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुग्राम के गांव चकरपुर में सीएम फ्लाइंग और एडीसी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गुप्त सूचना यहां पर मिली थी कि एक सीएससी सेंटर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहां आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर यह छापेमार कार्रवाई की गई और यहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप, प्रिंटर समेत अन्य उपकरण भी यहाँ से बरामद किए गए। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सीएम फ्लाइंग और अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम कार्यालय की संयुक्त टीम ने गांव चकरपुर में फर्जी आधार सेवा केंद्र पर रेड की है। टीम को पता चला कि सीएससी स्टारबक्स चकरपुर गांव में फर्जी दस्तावेजों पर आधार कार्ड बनाए जाते हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी मोहम्मद आरिफ को काबू किया। जब उससे मौके पर बरामद कागजातों के बारे में पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस मामले का दूसरा आरोपी अभी फरार है। आरोपी मोहम्मद आरिफ ने पूछताछ में बताया कि यूनियन बैंक ने लोगों के आधार कार्ड बनाने के कार्य के लिए रखा हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए उसके साथी मिराज के स्टारबक्स सीएससी का इस्तेमाल किया गया। ग्राहकों के फर्जी दस्तावेज बनाकर मिराज के आधार सेंटर पर उन फर्जी दस्तावेजों से आधार कार्ड बनाकर देता है, जिसके एवज में ग्राहकों से 2500 से 3000 रुपए प्रति आधार कार्ड लिए जाते थे। पुलिस ने मौके से आधार कार्ड बनाने में इस्तेमाल लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, आई स्कैनर समेत अन्य कागजात बरामद कर लिए हैं। वे सेंटर संचालक मिराज मौके से फरार हो गया, लेकिन सीएससी से पुलिस को जाली दस्तावेज मिले हैं, जिसमें दिल्ली, बिहार, रोहतक के जन्म प्रमाण पत्र, रीमा मेमोरियल पब्लिक स्कूल सेक्टर 28 प्रिंसिपल की मोहर और कंप्यूटर से एडिटिंग करके बनाए गए पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सीएससी सेंटर का संचालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जब सीएससी सेंटर का संचालक गिरफ्तार होगा तभी ये खुलासा हो पाएगा कि अब तक कितने लोगों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ पर आधार कार्ड बनाए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक सीएससी सेंटर का संचालक पुलिस गिरफ्त में होगा। रेवाड़ी के कौसली से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक्साइज विभाग के एक अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस अधिकारी ने शराब ठेकेदार से 10,000 रुपए की डिमांड की थी। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी जिले के एक शराब ठेकेदार ने काफी शराब के ठेके लिए हुए हैं। इन्हीं में से एक शराब ठेका सड़क किनारे है, जिसे सड़क से दूर करने के एवज में 3 महीने पहले रेवाड़ी आबकारी एवं कराधान विभाग में तैनात इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र कुमार ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 2 महीने पहले ब्रिजेंद्र कुमार का ट्रांसफर नारनौल हो गया। इसके बाद भी ठेकेदार से वो लगातार रिश्वत की रकम मांगता रहा। शराब ठेकेदार ने मंगलवार को इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र कुमार को रिश्वत की रकम 10,000 रुपए देने के लिए रेवाड़ी बुलाया। इंस्पेक्टर ने खुद तो आने से मना कर दिया, लेकिन रेवाड़ी में ही उसकी जान पहचान के एक अस्थायी कर्मचारी को 10,000 रुपए लेने के लिए भेज दिया। ठेकेदार ने पहले से ही एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना दी हुई थी। जैसे ही अस्थायी कर्मचारी 10,000 रुपए लेने पहुंचा, तो टीम ने उसे दबोच लिया। इसके बाद उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसे तो फोन करके इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार ने पैसे लेकर आने को कहा था। अस्थायी कर्मचारी को पकड़कर एसीबी की टीम अपने साथ कोसली लेकर पहुंची, जहां पहले से इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार ने 10,000 रुपए लेने के लिए तैयार खड़ा था। कोसली स्टेशन क्षेत्र के पास एसीबी की टीम ने उसे भी दबोच दिया। रेवाड़ी से जिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है वो मूल रूप से झज्जर जिले का रहने वाला है। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। करनाल इंद्री लाडवा रोड पर जो है एक तेज रफ्तार कार जो है मोटरसाइकिल को टक्कर मार देती है और टक्कर के बाद जो है 2 सगे भाइयों की जो है इस हादसे में मौत हो जाती है। करनाल इंद्री लाडवा रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल पर सवार पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 सगे भाइयों की जान चली गई है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल काफी ऊंचाई तक उड़ गई, जबकि दोनों भाई मोटरसाइकिल से उछलकर कई फीट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने घायल अवस्था में दोनों भाइयों को इंद्री नागरिक अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों भाइयों की जान चली गई है। जो गाड़ी का ड्राइवर है बहुत भयंकर नशे में है। 2 व्यक्ति हमारे गांव के सगे भाई है, दोनों की मौत हो चुकी है और लेकिन पुलिस उसका मेडिकल करा के लेगी और उसका ब्लड सैंपल नहीं लिया गया। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी लेकिन उसका ब्लड सैंपल नहीं लिया गया। हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि उस व्यक्ति का तुरंत ब्लड सैंपल लिया जाए ताकि उसके खून में ब्लड के अंदर अल्कोहल की मात्रा का सही पता लगे। वही जांच अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि दोनों भाई बाइक पर सवार होकर अपने खेतों में जा रही थी, तभी कार सवार ने इन्हें टक्कर मार दी और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खेत में जा रहे थे तो ये पीछे से कार तेज रफ्तार से आया, सीधी टक्कर मार दी उनको, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, उसको कार वाले को गिरफ्तार कर लिया, कार चालक को उसका मेडिकल कराया। चलो, तो दोनों की मौत हो गई है। हाँ जी। तो इन नशे में भी धुत बताया जा रहा गाड़ी वाला? मेडिकल करवा दिया जी। अच्छा, तो गिरफ्तार कर लिया है? हाँ जी। बहरहाल सूचना मिलते ही जो है पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। आरोपी कार चालक को जो है वाहन सहित गिरफ्तार कर जो आगे की जांच शुरू कर दी है। सोना में रायसीना अरावली की पहाड़ी पर अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को लेकर आप जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सोना एसडीएम ने तमाम संबंधित विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है ताकि अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस के ऊपर अब शिकंजा कसा जा सके और साथ ही साथ उनको तोड़ा जा सके। सोहना रायसीना की अरावली की पहाड़ी पर अवैध रूप से निर्माण किए जाने वाले फार्म हाउस और एनजीटी के आदेश के बाद निर्माण किए गए फार्म हाउस की रिपोर्ट एसडीएम सोहना ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांगी है ताकि अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउसों का डेटा इकट्ठा किया जा सके और उनको तोड़ने की कार्यवाही की जा सके। अगर एसडीएम की माने तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी करके कहा गया है कि अरावली की पहाड़ी पर अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे फार्म हाउसों को तोड़ने के लिए सप्ताह में 1 दिन का शेड्यूल तैयार करके रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में भेजे ताकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सके। देखिए, माननीय एनजीटी न्यायालय के आदेशानुसार वहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट एरियाज और पीएलपी के एरियाज में जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं या हो चुके हैं, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन सभी अवैध निर्माणों को हमें तोड़ना है। तो एमसी सोना की तरफ से ये वहाँ पे अवैध निर्माणों को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैंने निर्देश दिए हैं संबंधित अधिकारियों को कि आप एक एनफोर्समेंट टीम वहाँ की बना लें
और जो एनफोर्समेंट टीम है वो अपने हफ्ते में दिन निर्धारित कर लें कि किस दिन वो इस तरीके की तोड़फोड़ का काम करेंगे। उसके साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट भी हम उसी हिसाब से शेड्यूल कर लें और उसकी वीकली और मंथली रिपोर्ट इस ऑफिस के थ्रू डीसी साहब को चली जाए कि जी कहाँ पे उन्होंने कितनी अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा अरावली की पहाड़ी पर अवैध रूप से कमर्शियल गतिविधियां चलाकर शराब पार्टी से लेकर रेप पार्टी आयोजित करने वाले चुनिंदा फार्म हाउस मालिकों का भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर कानूनी नकेल कसी जा सके और युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाया जा सके। बहरहाल सोना एसडीएम ने तमाम अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विभागीय अधिकारी फार्म हाउस को अब धराशायी करने में कितनी अमल कर पाते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा को संबोधित करने का निमंत्रण मिला है। निमंत्रण के अनुसार 22 जून को पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि किसी ऑफिशियल स्टेट विजिट पर पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका में अपनी आधिकारिक राजकीय यात्रा पर जा रही हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर 22 जून को पीएम मोदी राजकीय रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी अपने अब तक के 9 साल के कार्यकाल में कई बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आधिकारिक राजकीय यात्रा पर वह पहली बार अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी हाउस स्पीकर केविन ने 2 जून को पीएम मोदी के लिए निमंत्रण पत्र ट्वीट करते हुए लिखा था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जून को होने वाली कांग्रेस की ज्वाइंट मीटिंग के लिए आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वह अमेरिका और भारत के बीच स्थायी दोस्ती का जश्न मनाने और दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर बात करने का अवसर होगा। जिसके जवाब में पीएम मोदी ने मंगलवार 6 जून को ट्वीट कर निमंत्रण पर आभार जताया। उन्होंने लिखा, मैं सुखद निमंत्रण के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं इसे स्वीकार कर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और एक बार फिर कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हमें अमेरिका के साथ हमारी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर गर्व है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंधों और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बनी है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ये आधिकारिक राजकीय यात्रा कितनी सफल रहती है और इससे आगे आने वाले समय में अमेरिका और भारत के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं।